औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टेक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो विद रिगार्ड टू रूल्स है इंटीग्रेशन के और इलेक्ट्रॉनिक रूल्स। तो इसमें पहले हम देखेंगे रूल मेकिंग पावर्स कहाँ हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे उस पावर को किसने एक्सरसाइज किया हुआ है, या रूल मेकिंग पावर्स जो हैं वो प्रॉपरली उसमें क्या कंडीशंस हैं, कब वो चैलेंज हो सकती हैं, या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, या क्या हमने उसमें देखना है चैलेंज करते वक्त। तो फिर हम देखेंगे रेलेवेंट इंटीग्रेशन के या इलेक्ट्रॉनिक से कौन से रूल्स हैं। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के रूल हैं। ये चैप्टर जो सेल टैक्स रूल 2006 हैं, इनका चैप्टर 14 है, 14A है, 14AA है, आगे BB, CC इस तरह है। तो पहला हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग जो है वो बिटवीन द बायर और सेलर जो है, सप्लायर है, वो कैसे क्या प्रोसीजर होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का क्या सिस्टम है, कैसे चेक होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक POS इंटीग्रेशन रूल जो हैं वो क्या है। फिर जो वेंडर्स एक्रेडिटेशन है या वेंडर लाइसेंसिंग है वो हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम जो सीलिंग ऑफ प्रेमिसेस है, अगर सीलिंग ऑफ प्रेमिसेस है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो अब हम पहले रूल्स देखते हैं। रूल पावर टू मेक रूल्स। रूल्स को पहले हम देखें तो इसमें दो किस्म के रूल्स होते हैं। एक जनरल रूल्स होते हैं और एक कोई स्पेशल रूल्स होते हैं। जनरल रूल्स जो है यहाँ सेक्शन 50 है, जिसमें टू अचीव द पर्पज ऑफ एक्ट जो है उसको अचीव करने के लिए जो रूल प्रेस्क्राइब किए जाते हैं उनको हम जनरल रूल्स कहते हैं। और स्पेशल रूल्स किसी स्पेसिफिक सेक्शन में कहा हो कि इसके रूल बनाने हैं तो वो उसके रेफरेंस से जो रूल होंगे वो उसके होंगे। तो अब जैसे हम 9A हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो 9A में है कि जो इंटीग्रेशन होगी वो इन अकॉर्डेंस विद द रूल होगी, और जो रूल हैं वो प्रेस्क्राइब करेगा FBR। तो अब उसके रिलेटेड जो रूल्स होंगे, ये एक 50 सेक्शन जनरल सेक्शन है, वो सेक्शन एक स्पेसिफिक है। इसी तरह वहाँ एक जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन्स है और रियल टाइम इनवॉइसिंग वेरिफिकेशन वाली है, वो इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेसिफिक मशीन के भी FBR जो अब 10 आया है, सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 3 आया है, उस मशीन और उसकी इंस्टॉलेशन है, तो उसके भी रूल जो है वो प्रेस्क्राइब करेगा FBR। तो वो स्पेशल नेचर के रूल्स होंगे। तो इसके अलावा अगर हम सेक्शन 33 का 25A पढ़ें तो उसमें भी है कि पहले टाइम में एक पेनल्टी लगाई जाएगी, वाले इंटीग्रेशन नहीं होगी, 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 30 लाख, 3 लाख एंड होगी। तो फिर उसके बाद सीलिंग का प्रोसेस आएगा। तो वो सीलिंग के प्रोसेस में फिर वहाँ लिखा हुआ है कि सीलिंग कैसे होगी, उसका प्रोसीजर जो है वो FBR स्पेसिफाई करेगा या प्रेस्क्राइब करेगा। वैसे भी प्रेस्क्राइब की हर एक्ट में डेफिनेशन भी होती है। तो अगर हम डेफिनेशन में देखें, प्रेस्क्राइब का वर्ड बेटा देखें कहीं है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन P में देखें तो प्रेस्क्राइब होगा। तो ये प्रेस्क्राइब से हम शुरू होता है और ऑनवर्ड फिर चलता है। प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। कि प्रेस्क्राइब जहाँ भी हम वर्ड यूज़ करेंगे, इट मीन रूल जो हैं जो एक्ट के तहत जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है कि प्रेस्क्राइब करने हैं, तो वो प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स। तो रूल जो हैं वो रूल यहाँ पहले डिफरेंट अथॉरिटी को रूल फ्रेमिंग पावर दी जा सकती हैं, FBR को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी, हर जगह पे अपनी अपनी पावर्स होती हैं। और उसके मुताबिक फिर डिफरेंट एक जनरल जैसे मैंने कहा कि जनरल पावर प्रेस्क्राइब रूल्स की हैं, जैसे यहाँ सेक्शन 50 है। तो दूसरे सेक्शन जो है वहाँ भी एक स्पेशल पावर दी जा सकती है कि इसके रूल फ्रेम किए जाएंगे, इसके किए जाएंगे, वो स्पेशल होंगी, ये एक जनरल होंगी। तो जैसे मैंने कहा स्पेशल हमने डिस्कस की है 9A में, और 33 का 25A में सीलिंग वाली और उसमें इंटीग्रेशन वाले वो स्पेशल है। तो अब ये वाली जो सेक्शन 50 है ये जनरल है
कि जनरल जो है, जहाँ हमारा एक्ट में डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट पावर्स हैं, डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटी हैं, उनके ऑब्जेक्ट को जो ये जो हमारा सेल टैक्स है, सेल टैक्स में सेल टैक्स लाइबिलिटी है, आउटपुट है, इनपुट है, उसके रिलेटेड जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे वो रूल जो होंगे इस सेक्शन में टू अचीव, ये पर्पज़ क्या होगा, टू अचीव द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट, टू कैरी आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट जो है, इसके ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए रूल बनाए जाएंगे। तो रूल की पावर, तो इसमें सबसे पहले जो रूल है, रूल को देखने के लिए तो हम सबसे पहले देखते हैं कंपिटेंसी, कि क्या जिस अथॉरिटी ने रूल बनाए हैं वो कंपिटेंट है, लॉ ने जिसको अथॉरिटी दी है उसी ने बनाए हैं कि नहीं। यहाँ अगर पावर एफबीआर को दी है, क्या एफबीआर नहीं बनाए हैं या कोई और अथॉरिटी नहीं करी। तो सबसे पहले रूल को अगर कहीं चैलेंज करना हो तो आप कंपिटेंसी पे देखते हैं कि उसी अथॉरिटी ने जिसको पावर दी गई है क्या रूल उसी ने बनाए। अगर उसने नहीं बनाई तो आपको वो चैलेंज कर सकते हैं कि ये इनकम्पिटेंट है और विदाउट जुडिक्शन है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो और दूसरा रूल के लिए हम देखते हैं कि जो पावर एक्सरसाइज की है वो सही की है कि नहीं, पावर जो दी गई है उसको क्या वो बियॉन्ड दैट ट्रैवल तो नहीं किया उसने, जो उसको लिमिट स्पेसिफाई की हैं या कोई जो कंडीशन लगाई हैं या लिमिटेशंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बाहर तो नहीं चला गया। अगर लेजिस्लेटर में कोई कंडीशन है 2-4 है, जैसे इसमें आप सेक्शन 21 देखें, उसमें फ्रॉड और फेक इनवॉइसिंग इशू करेगा कोई इन्वॉल्व होगा तो देन उसमें आपकी सस्पेंशन या ब्लैक लिस्टिंग हो सकती। अब आगे रूल 12 में अगर कोई इसके अलावा कंडीशन लगा दी जाए तो वो अगर रूल मेकिंग बनाएगी, अनलेस सेंट्रल वो लॉ में उसको पावर दी ना गई हो ये कंडीशन लगाए या पेनल्टी, तो वो इलीगल होंगी, वो अल्ट्रा वायरिस टू दैट सेक्शन होगी, तो वो कोर्ट उसमें स्ट्राइक डाउन कर सकता है। अभी सलीम का केस है, अभी हम देखेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा जी ये इसके अलावा बियॉन्ड दैट जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है वो बियॉन्ड दैट कंडीशन जा ही नहीं सकती। कोई एडिशनल कंडीशन या एक्सट्रोनियस कंडीशन या लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन ऐसी कुछ नहीं लगा सकती, तो वो अगर होगी तो अल्ट्रा वायरिस होगी और कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। वैसे भी ये रूल जो है ये सब सर्विएंट होते हैं। तो दूसरी कंडीशन, पहला कंपिटेंसी, दूसरा एक्सरसाइज ऑफ पावर कि विद इन दैट स्कोप है कि नहीं। थर्ड आपने देखना है कि प्रोसीजर जो उसमें रूल मेकिंग का है वो उसने कंप्लाई विद किया है कि नहीं। रूल मेकिंग का प्रोसीजर क्या होता है, बाद बार रूल में लिखा होता है कि वो नोटिफाई करने, नोटिफिकेशन फिर ऑफिशियल गजट में पब्लिश होनी है। उसका जनरल क्लॉज एक्ट जो है उसमें सेक्शन 21 है, उसके अंदर प्रोसीजर भी है कि कैसे है। पहले आप वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के देंगे, उसमें 15 दिन का एक गैप देंगे लोगों को, आप लोगों की जो ओपिनियंस हैं या सजेशंस हैं वो उस पर इन्वाइट करेंगे। उसके बाद फिर आप उनको फिर फाइनल करेंगे और फिर नोटिफिकेशन फिर फाइनल करेंगे। फाइनल के बाद फिर ऑफिशियल गजट जो गवर्नमेंट का होता है उसमें पब्लिश होगा और फिर वो लॉ बनेगा। और प्रायर टू दैट जो भी होगा वो फिर नहीं होगा। बाद दफा अप्रूवल भी होती है, बाद दफा रूल मेकिंग में लिखा होता है कि ये फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी ली जाएगी, तो फिर हम वो भी देखेंगे क्या वो अप्रूवल ली है कि नहीं ली तो फिर भी वो इलीगल होंगे। इस तरह बाद दफा होता है कि रूल तो बना दिए जाएंगे लेकिन बाद में इसको जब बजट आएगा या फाइनेंस एक्ट आएगा उसमें अप्रूवल की जाए। जैसे पीआरए के रूल्स हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि ये बाद में जो इंशूइंग या कमिंग आपका होगा फाइनेंस एक्ट उसमें अप्रूवल ली जाएगी लेजिस्लेटर की, तो उसमें अगर उस प्लेस बिफोर द सब उसके नहीं रखा तो फिर भी वो इलीगल होगा या उसको चैलेंज किया सकता है। तो ये बेसिक ये 4-5 जो मैंने बताए हैं ये क्राइटेरिया हैं टू जज द अथेंटिसिटी या वैलिडिटी या लीगैलिटी ऑफ द रूल्स। तो इस बेसिस पे आप दे सकते हैं। वैसे जो रूल्स होते हैं, रूल आर हैज ए स्टैच्यूटरी फोर्स, क्योंकि लॉ ने इसको पावर दी है इसको प्रेस्क्राइब करने की, तो रूल जो है ऐसे ही हैं जैसे लॉ है, जैसे इसके प्रोविजंस हैं, एक्ट है, ये ऐसे ही हैं। अनलेस सेंट्रल वो अल्ट्रा वायरिस या इनकंसिस्टेंट ना हो, अगर किसी सेक्शन के या कॉन्स्टिट्यूशन के या किसी के इनकंसिस्टेंट हैं या ओवरस्टेप करते हैं या उससे एडिशनल कंडीशन या एडिशनल लायबिलिटी या एडिशनल राइट को टेक ओवर करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट वो इलीगल होंगे। और जहां तक एट पार हैं, क्योंकि दीज आर द बेबी ऑफ द स्टैच्यू, तो स्टैच्यू के प्रोविजन को के अगेंस्ट नहीं जा सकते।
और उसी के कंसिस्टेंट होंगे और उसके मुताबिक चलेंगे तो उसको फैसिलिटेट करेंगे तो ठीक है, उसके एंगेज जाएंगे, या जो है टैक्स पेयर के राइट लायबिलिटी को अफेक्ट करेंगे जो कि लॉ ना अफेक्ट करता हो, तो उस सिचुएशन में टू दैट एक्सटेंट वो फिर उसको अल्ट्रा वाइज कहेंगे, या टू दैट एक्सटेंट वो इलीगल या इनवैलिड होंगे। ये बेसिक फंडामेंटल है। तो अब हम देख लेते हैं इसके कोई 2-4 केस, लास्ट रूल वाले की तरह वो देख लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं। अब इसमें पहले लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर एक्ट है, एक्ट के बाद फेडरल नोटिफिकेशन है, उनका स्टेटस आता है, फिर ये रूल्स आते हैं। इन सारों को, ये जो रूल फेडरल नोटिफिकेशन है, इनको हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं या सबऑर्डिनेट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। और जो SRO सर्कुलर हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं, उनका स्टेटस तो इनसे नीचे है लेकिन वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं होते, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनल यूज़ होते हैं। ना तो वो जुडिशियल अथॉरिटी को अफेक्ट करते हैं, ना कुज़ाये को, ना ही राइट ऑफ द टैक्स पेयर को अफेक्ट करते हैं, वो अपनी इंटरनल गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं। क्लियर जी? फेडरल नोटिफिकेशन से क्या होगा? फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई SRO नहीं इशू करती, वो SRO जो होते हैं कि वो उसमें टैक्स भी लगा सकते हैं, वो जैसे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया हुआ है उन्होंने, तो फेडरल नोटिफिकेशन जो होती हैं फेडरल गवर्नमेंट उसको इशू करती है। ये FBR या ये रूल मेकिंग पावर नहीं, फेडरल गवर्नमेंट अबाव देन अभी जो मुस्तफा बैक्स में फेडरल गवर्नमेंट को डिफाइन भी किया था कि कैबिनेट है और वो अप्रूव करेगी, लेजिस्लेशन भी वो बनाती है। तो अगर लेजिस्लेटर ने उसको पावर दे दी कि आप ये टैक्स भी, लेकिन मेन चीज़ जो है टैक्सिंग पावर जो है, जैसे सेक्शन 3 हमने पढ़ा था, तो फेडरल गवर्नमेंट को जगह जगह दी हुई है पावर, जैसे ये भी पावर दी हुई है और दूसरी भी दी है CNG पे लगाने के लिए, एक्स्ट्रा टैक्स के लिए, एडिशनल टैक्स के लिए, रेट रिड्यूस करने की और भी पावर दी है। तो वो पावर जो है वो FBR नहीं एक्सरसाइज कर सकता। जहां लेवी की पावर हो, इवन तो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती अनलेस एंटर उसकी कंडीशन, उसका रेट और पार्टी जिनको लगना है वो जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें स्पेसिफाई लेजिस्लेटर ना करे, लेजिस्लेटर उसमें रेंज दे देगा कि इस रेंज तक ये टैक्स लगा सकते हैं और इन लोगों के ये सब्जेक्ट मैटर है, इन पे लगा सकते हैं। वो डिस्क्राइब फंडामेंटल चीज़ें जो हैं लेजिस्लेटर चार्जिंग सेक्शन में स्पेसिफाई करेगा। फिर इन द लाइट ऑफ दैट वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको आगे एक्सरसाइज करके थ्रू नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट उसको लगाएगी। बियॉन्ड दैट वो भी नहीं जा सकती, उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी है तो फेडरल गवर्नमेंट के अलावा कोई लगाएगा तो वही इलीगल है, या उसमें जो उसका प्रोसेस है एक्सरसाइज करते वक्त उससे बियॉन्ड, सपोज वहाँ लिखा हुआ है कि अप टू 5% तक जा सकते हैं तो वो 6% लगा दे तो वो एक्सरसाइज जो बियॉन्ड द पावर हो जाएगी। इसी तरह वहाँ जो प्रेस्क्राइब नोटिफिकेशन ये वो रूल्स रेगुलेशन है तो उसको फॉलो नहीं किया तो वो फिर भी इलीगल हो जाएगा। तो इसलिए अगर किसी और सेक्शन से कंट्राडिक्ट करेगा वो तो वो फिर भी इलीगल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से करेगा तो फिर भी इलीगल या अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर किया जा सकता। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अबाव देन रूल्स है, रूल उसके बाद है। ये फेडरल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन SRO जिसको स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी आर्डर जिसको कहते हैं वो, और रूल्स ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। लेकिन बाकी जो सर्कुलर है या आपके STU है, ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, उसको हम कहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के, जो FBR जो वो इशू करते हैं वो करते हैं इशू, तो वो उनकी स्टेटस पहले भी डिस्कस की। जी बेटा, फेडरल गवर्नमेंट की पावर जो है वो सेक्रेटरी भी एक्सरसाइज कर सकता है, सेक्रेटरी ये मुस्तफा मैक्स में ये होल्ड हुआ है कि सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी या इवन प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को डिफाइन किया है, उन्होंने कहा कि वो कैबिनेट है। कैबिनेट मीन प्राइम मिनिस्टर और साथ जितने मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट बनेगी, उस कैबिनेट वो एक्सरसाइज करेगी। अब जो 91 आर्टिकल है, 92 है, 99 है ऑनवर्ड, उसमें फेडरल गवर्नमेंट मीन्स है कैबिनेट। तो नहीं वो तो उसमें लॉ में लिखा होगा कि वो नोटिफिकेशन किसने करना है, बाद गवर्नर ने करना होता है वो और बात है। जहाँ कहीं लॉ में लिखा हो कि फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो वहाँ फेडरल गवर्नमेंट का नाम आएगा। तो अब मुझे नहीं पता उसमें किसने नोटिफिकेशन करना था, ठीक है, वो जो ऐसा SRO नहीं आया, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट सुन ले, हर जैसे कंपनी में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, डिसीजन या शेयर होल्डर्स होते हैं, डिसीजन उन्होंने करना होता है, लेकिन कम्युनिकेट लोगों को किसने करना होता है, सेक्रेटरी ने। बोर्ड एंड शेयर होल्डर स्पीक्स थ्रू द सेक्रेटरी। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट भी एक एंटिटी है जो कैबिनेट है,
उसके डिसीजन को फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर ने या किसी मिनिस्टर ने नहीं आप लोगों को बताना, तो किसने बताना है कि ये डिसीजन हो गया, वो बनाना है सेक्रेटरी ने। ठीक है, सेक्रेटरी समझ लें एक इंटरमीडिएट कम्युनिकेटर है जो दैट स्पीक्स ऑन बिहाफ द फेडरल गवर्नमेंट। क्लियर जी। फेडरल गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर और साथ जितनी कैबिनेट है उसकी, फेडरल मिनिस्टरों की कैबिनेट। तो ये फेडरल गवर्नमेंट है, आर्टिकल 91, 92 ऑनवर्ड 99 तक, और रूल ऑफ बिजनेस भी है उसके मुताबिक। क्लियर। तो फेडरल गवर्नमेंट की पावर जो है वो या स्टेटस जो है या SRO की वो अबव दैन रूल्स है। तो ये जनरल रूल मेकअप पावर डेलीगेटेड अंडर सेक्शन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू क्रिएशन ऑफ ए चार्ज। आगे बेटा वो एक स्टैच्यूटरी रूल्स होंगे, कहीं रूल्स हैज ए स्टैच्यूटरी फोर्स। मेरा पुराने वो ही देख लें जो इसी के अंदर पड़े। एक मिनट, दिल्ली, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू कर लेते। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ए प्रोगनी ऑफ द स्टैच्यू एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू अदर स्टैच्यू एंड अथॉरिटी क्रिएटेड अंडर दैट। ना एक लॉ में दिया तो किसी दूसरे लेजिस्लेशन में जा सकते, अनलेस एंटल वहाँ कहा गया हो कि वो वाले रूल इधर अडॉप्ट होंगे। तो उसी स्टैच्यू की बच्चे हैं ये, और स्टैच्यू पे ही उसके मुताबिक ही चलेंगे, उसको ओवरराइड भी नहीं करेंगे, ओवर स्टेप भी नहीं करेंगे, विद इन दैट करेंगे और उसी के अंदर रहेंगे और दूसरे में नहीं जा सकते। आगे डेट में अगला स्टेप, नोटिफिकेशन विदाउट पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड मेड अवेलेबल टू द पब्लिक इज अनलॉफुल एंड हैज नो लीगल कंसिक्वेंस। अगर नोटिफाई करना जरूरी है उसके अंदर, अगर नहीं किया तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। आगे बेटा जी हम जस्ट हेडिंग देख लेते हैं। अनरीजनेबल, वेग, अनसर्टन नोटिफिकेशन कैन बी स्ट्रक डाउन। तो अगर वेग शेग है, इस तरह के रूल्स हैं, कलरेबल हैं, वो पावर है नहीं और इंटरेक्टली उस पावर में इस्तेमाल की गई हैं, या डिस्क्रिमिनेट नहीं है, या कैपेबल टू बी डिस्क्रिमिनेटरी यूज हो सकती हैं और एक्सरसाइज भी हो गई हैं, तो उसमें फिर स्ट्राइक डाउन हो सकता है। या पर्पज के बियॉन्ड, ये पीछे है तरह, ये बेसिक कुछ यहाँ इसमें 4-5 चीजें दी गई हैं रूल के लिए। आपने देखना है कि स्टैच्यूटरी प्रोसीजर प्रेस्क्राइब फॉर मेकिंग देम हैज बीन फॉलोड, एक चीज ये देख रही है। दूसरा देना दे आर रिपेग्नेंट टू द प्रोविजन ऑफ सम और अदर स्टैच्यू, किसी इस स्टैच्यू के या उससे रिपेग्नेंट तो नहीं, रिपेग्नेंट है तो वो हो सकते हैं। देयर मस्ट नॉट कन्फ्लिक्ट विद द पेरेंट स्टैच्यू इटसेल्फ, स्टैच्यू के वो कन्फ्लिक्टिंग ना हो, दे आर अनसर्टन ना हो, अनरीजनेबल। ये 4-5 चीजें, और कॉम्पिटेंसी एक मैंने पहले कहा जी बेटा। नो वन कैन कंपेल टू परफॉर्म। आगे नोटिफिकेशन इश्यूज बाय द इनकम्पिटेंट अथॉरिटी एंड ऑफेंडिंग फंडामेंटल राइट इनवैलिड। अगर वो नोटिफिकेशन कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर भी। रूल एंड रेगुलेशन इनकंसिस्टेंट विद द स्टैच्यू आर इनवैलिड। ये हम इसमें एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑफ डेलीगेशन पावर, जो जैसे लेवी है वो गवर्नमेंट या रूल के तहत टैक्स नहीं लगाया जा सकता, वो लेजिस्लेटर की पावर है। अगर वो पावर लेजिस्लेटर दे भी दे लेवी की तो वो एक्सेसिव डेलीगेशन उसको कहते हैं, या सरेंडरिंग ऑफ फंडामेंटल लेजिस्लेटिव फंक्शन कहते हैं। तो वो वाली जो पावर्स हैं वो क्योंकि फेडरल उसकी हैं, आपकी लेजिस्लेटर की हैं, पब्लिक ने लेजिस्लेटर को लेजिस्लेशन के लिए सेलेक्ट किया हुआ तो वो पावर उसी की, वो आगे ऑनवर्ड दूसरों को नहीं दे सकते। क्योंकि ये जो 3 बेसिकली पिलर होते हैं, एक लेजिस्लेटर होता है, एक एग्जेक्टिव होते हैं और एक आपकी जुडिशरी होती है। लेजिस्लेटर का काम लॉ बनाना है, इनका काम इन्फोर्स करना है, जुडिशरी का काम इंटरप्रेट करना होता है। तो हर एक अपना अपना फंक्शन है। अगर लेजिस्लेटर अपने सारे फंक्शन में इनको दे देगा तो वो फिर किस लिए, तो इसलिए अपने अपने डोमेन में रहना ज़रूरी है। तो कुछ सिचुएशन में फंडामेंटल चीज़ें दे के फिर वो डेलीगेट कर सकता है। रूल रेजोल्यूशन इनकंसिस्टेंसी हो तो फिर पहले कोशिश करनी चाहिए कि रिकंसाइल करें स्टैच्यू का, उसको ना हो तो फिर उसको स्ट्राइक डाउन करें। एब्डिकेशन, यही फंडामेंटल राइट जो मैंने अभी कहा है, एब्डिकेशन या सरेंडरिंग या एक्सेसिव डेलीगेशन, इसकी इजाज़त नहीं है, उसको उसमें देखा जाता है। नीचे नो स्टॉपल
बियॉन्ड कंप्लीसेंसी रूल 50, अनजस्ट विनिंग, नेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनकंसिस्टेंसी, बियॉन्ड अथॉरिटी, अगेंस्ट द एक्ट एंड रैशनल। मेन रूल्स पे आ जाते हैं। मेन रूल अब क्लेम ऑफ अब मेन बेसिकली ये रूल्स जो हैं दे हैव ए स्टैच्यूटरी फोर्स। तो बाकी ये हमने डिफरेंट लॉज केस लॉ को देखा है। तो इन सिचुएशन में इनकम्पिटेंट है, इनकन्सिस्टेंट है, प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया, या एक्सेसिव अथॉरिटी एक्सरसाइज की है, या उस रूल मेकिंग पावर में कोई टैक्स लगा दिया है, राइट को अफेक्ट कर दिया, लाइबिलिटी बढ़ा दी है, तो उस अनरीजनेबल है, अनसर्टन है, उस सिचुएशन में आप पर्पज़ के अगेंस्ट है, क्योंकि उसका पर्पज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव है, कोई डिफीट द ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। तो इस सिचुएशन में है तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो ये जनरल रूल्स की पावर कहाँ से ड्राइव करते हैं। जो रूल सेल टैक्स रूल 2006 हैं कहाँ से रूल की पावर ड्राइव करके बने। तो सेक्शन 50 है, द बोर्ड बे माई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। जो अभी हमने कहा था कि पहली पावर किसको है, कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सी है, बोर्ड है। बोर्ड भी डिफाइंड है सब सेक्शन 2 में, और फेडरल बोर्ड एक्ट 1997 में भी है। तो वो बल्कि वहाँ तो 7 मेंबर हैं तो वो बोर्ड बनता है। तो इसलिए वो बोर्ड जो है वो उस तरह होगा, तो उसके मुताबिक होगा। तो वो बोर्ड की डेफिनेशन फुलफिल करते हुए वो बनाएगा। नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ये बात भी होगा कि नोटिफाई ऑफिशियल गजट अभी हमने देखा था, उसमें पब्लिश उसमें करेगा। अगर नहीं करेगा उसके बगैर रूल होंगे तो वो इलीगल हो। रूल फॉर अगे पर्पज फॉर कैरी आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट। जर्नल क्या है कि इसके पर्पस को है कैरी आउट करने के रूल बनाने, डिफीट करने के लिए या ओवरराइड करने के लिए पर्पस जो है वो नहीं बनाने। इंक्लूडिंग रूल फॉर चार्जिंग फी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न की प्रोसेसिंग के चार्जेस के लिए, या क्लेम या अदर डॉक्यूमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉपी, इनके लिए रूल बनेंगे। प्लस आर रूल जो है ये दूसरी, आर रूल मेड अंडर दिस सब सेक्शन 1 और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अभी इस सेक्शन के तहत भी और सब सेक्शन दूसरे जो अभी हमने कहा 3325A है या 9A है या दूसरे हैं, जितने भी हैं सेक्शन, वहाँ कहीं रूल मेकिंग पावर दी गई हैं, वो या ये इन सारों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। उनके शैल बी कलेक्टेड, अरेंज, पब्लिश्ड अलॉन्ग विद जनरल ऑर्डर, डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन, रूलिंग इफ एनी एट एप्रोप्रिएट इंटरवल एंड सोल्ड टू द पब्लिक एट ए रीजनेबल प्राइस और मे बी प्लेस्ड रेगुलरली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट मेंटेन बाय द बोर्ड। तो ये पावर्स हैं रूल मेकिंग की। बोर्ड के पास है थ्रू नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट है, और उसके साथ ये टू अचीव द पर्पज है, साथ ही फी शीस और क्लेम उसकी है, और उसको कंसोलिडेट एक जगह करना और करके उसको इंटरवल के साथ उसको करते रहना, ये रूल मेकिंग पावर है। अब इसके साथ अब आज क्योंकि हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक का है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का है, तो उसके रूल जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो 50A और 50AA है। तो इसको हम देख लेते हैं। द बोर्ड में प्रेस्क्राइब द यूज ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर कैरी आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इंक्लूडिंग द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, return and such other declaration or information required to be provided under this act, and the rule made thereunder from such date and for such registration person or classes of person as may बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। अब कंप्यूटराइज जो ऑनलाइन हम फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, डाटा करते हैं, क्लेम शलेम करते हैं, तो वो इसके तहत रूल उसके बनते हैं। नहीं तो दूसरे रूल के तहत तो रिटर्न को साइन करना, ये वो डिक्लेरेशन वो है, यहाँ डिजिटल सिग्नेचर ये वो सारा उसकी जो पावर अथॉरिटी जो है वो यहाँ से रिकॉग्नाइज हुई है, यहाँ से वो रूल बनते हैं। द बोर्ड में मेक रूल फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ये मोस्ट पार्ट है। अब ट्रांजेक्शन बिजनेस होगा तो उसे कैसे आगे दूसरे में ट्रांसमिट करना है, डिजिटाइज में कैसे करना है, तो फिजिकल में कैसे ट्रांसफर करें। इन रिलेशन टू सबमिशन ऑफ रिटर्न और अदर इंफॉर्मेशन बाय the board to the board by the person required to transmit or receive any information through computerized system, including matters such as grant of authorization, suspension, cancellation of authorization for security of information transmitted received through the computerized system। अब एक आम पेपर डाटा है तो उसको कंप्यूटर में कैसे जाना है, कैसे प्रोसेस होना है, कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बननी है, और फिर रिटर्न शर्म में डाटा देना है, प्रोसेस देना है, सिग्नेचर होनी है, डिक्लेरेशन होनी, तो वो सारे के ये रूल्स बनेंगे कंप्यूटराइज के लिए।
unless otherwise proved, the information received in the computerized system from or on behalf of any recipient shall for all official and legal purpose be deemed to be furnished by and received from such registered person। जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ें भेज देंगे तो वो ऐसे ही होगी जैसे आपने साइन शाइन सब कुछ करके बिल्कुल वैलिड होगी, तो वो ये समझी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक भी आपने भेज दी है तो वो फिर ऐसे ही समझी जाएगी कि एग्जैक्टली आपने भेज दी है, और उनके पास डीम टू बी रिसीव्ड होगी और डीम भी प्रोवाइडेड होगी बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। वो ये नहीं कह सकते कि हमें ये मिली नहीं है या इसकी वजह है ये खराबी होगी। कंप्यूटर सिस्टम पे ऑनलाइन जो सिस्टम है आपने भेज दी तो चल जाए। द बिजनेस इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम शैल बी कॉन्फिडेंशियल टू बी यूज ओनली फॉर ऑफिशियल एंड लीगल पर्पज एंड नो अनऑथराइज्ड पर्सन शैल क्लेम फॉर एनी एक्सेस टू सच इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी उसकी मेंटेन रखी जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्क्रूटनी एंड इंटीमेशन। The board may implement a computerized system for the purpose of automated scrutiny, analysis and cross-matching of return and other data related to the registered person, and to electronically send intimation to such registered person about any issue detected by the system। जो आपके आते नहीं है कि ऑनलाइन कंप्यूटर पे जी ये आपका मिसमैच है, इनपुट नहीं मिल रही, आउटपुट नहीं मिल रही, तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम से वो मैचिंग का जितना भी डाटा है या क्रॉस मैचिंग करके तो आपको इंटीमेशन दी जाएगी। वो एज ए सजेशन होगी, एडवाइस होगी कि इसको सही कर लें, नहीं तो अदरवाइज फिर लीगल नोट्स आना शुरू हो जाएंगे। द इंटीमेशन सेंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इन द नेचर ऑफ एडवाइस और एडवांस नोटिस एम्ड एट अलाउइंग द रजिस्टर्ड पर्सन टू क्लैरिफाई the issue, rectify any mistake or take over corrective action before any legal or penal action is initiated। तो इसका पर्पज एडवाइस के नेचर पे जो आएगी क्रॉस मिसमैचिंग वो जो है। कंप्यूटर सिस्टम शैल सो implemented so as to keep record of issue detected, intimation sent, response received and action taken, and to present such information to the officer of Inland Revenue and to the board in the prescribed manner। The board may prescribe procedure and specification for the smooth and efficient operation of computerized system। ये यहाँ जो कंप्यूटराइज रूल जो हैं या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग जो है, ट्रैकिंग है, मॉनिटरिंग है या सीलिंग है या दूसरी चीज़ें हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन है, वो सारे जो पावर्स हैं यहाँ से ये जनरल है और उसके बाद स्पेसिफिक वहाँ से। तो अब हम आते हैं रेलेवेंट रूल्स के। इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस ऑफ इनवॉइस, तो चैप्टर जो है रूल इनकम सेल टैक्स रूल 2006 चैप्टर 14 है। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस ऑफ इनवॉइस, दूसरा है मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के बाद फिर वेंडर इंटीग्रेशन और लाइसेंसिंग है, और आखिरी फिर हम पढ़ेंगे जो वो है आपका सीलिंग का, वो 33 सेक्शन 25A में। तो स्पेशल प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल टैक्स इनवॉइस बिटवीन द बायर एंड सेलर। द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ सेल टैक्स इनवॉइस बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट टू डू सो इन द मैनर स्पेसिफाइड हियरेइन। तो ये ऑप्शन है जो चाहे इसको कर ले। उसके बाद एलिजिबिलिटी टू यूज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड विशेस टू यूज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम शैल सीक प्रायर ऑथराइजेशन राइटिंग फ्रॉम द कंसर्न कलेक्टर बिफोर इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। कलेक्टर का मतलब है कमिश्नर जो है, जो रेलेवेंट कमिश्नर होगा, पुराना कलेक्टर उसको कहते थे, अब कमिश्नर है, वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगी, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वाले में ऑथराइजेशन लेके जा सकते हैं। इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एंड रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू एन इलेक्ट्रॉनिक सेल इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय हिम कंटेनिंग सच इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। जैसे 23 में इनवॉइस का फॉर्मेट दिया गया है, वो पार्टी के नाम शाम ये वो उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस में होंगे। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल आल्सो रिटेन रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट फॉर 5 years ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 24 में रिकॉर्ड आपने 6 साल तक 5 साल तक रखना होता है, उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका वहाँ स्टोरेज सिस्टम में आप रखेंगे। ये सेल टैक्स इनवॉइस मे बी जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली वेयर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ओरिजिन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इनवॉइस डाटा आर गारंटीड बाय मींस ऑफ either एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और बाई एनी अदर मीन्स एयर अप्रूव्ड बाई द कलेक्टर, कमिश्नर ने जो अप्रूव किया हो। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस टू द कलेक्टर, जो इनवॉइस आप इलेक्ट्रॉनिक होगी उसको भी आप ट्रांसमिट करेंगे। द रजिस्टर्ड सप्लायर मेकिंग सप्लाई अंडर दिस चैप्टर simultaneously transmit the copy of all electronic issue invoice through the collector sale tax having jurisdiction। Use of format
and control or transmission of electronic invoice. The registered person may use any electronic invoice message format provided it contain all the information specified in section 23 of the Act. The invoice shall be transmitted in a secured environment using industry accepted security technology in respect of messages as well as communication link and network over which invoice is transferred. During the transfer of invoice data between the supplier and the buyer, registered person shall ensure. ये इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें 4 चीज़ें जो इंश्योर करनी। नंबर 1 कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इनवॉइस डेटा, दूसरा टाइमलाइंस ऑफ प्रोसेसिंग, यूजेज ऑफ नेसेसरी सिक्योरिटी मेजर फॉर ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा एंड प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसिंग बाय रिसिपिएंट, डबल ना हो जाए। तो ये बेसिक आपने वो डाटा जो इलेक्ट्रॉन जो आपका मैनुअल डेटा है उसको आप जब कन्वर्ट करना है इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा, तो ये चीज़ें आपने साथ देखना है इसको। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इनवेरिएबली मेंटेन ए बैकअप डाटा टू ओवरकम एनी पॉसिबल सिस्टम फेलियर और लॉस और करप्शन ऑफ डाटा। तो उसका बैकअप भी आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक करना है उसका बैकअप जरूर रखना है। Condition for electronic storage. The registered person shall ensure authenticity and integrity of data during and after application, processing and use all electronic procedural means to prevent loss and corruption of data during the storage. The invoice data shall be stored in a manner that information at the time of original transmission of invoice is recreated at the time of departmental audit. अब उसके बाद फिर इसका ऑडिट होना है इनवॉइसिंग इलेक्ट्रॉनिक। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल अलाउ एक्सेस टू द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट मेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर ऑफ सेल टैक्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 25। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो आपके कंप्यूटर पे है उस पर इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आप एक्सेस देंगे और ऑडिट करेगा। ऑफिसर शैल हैव एक्सेस टू ऑपरेशन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम विच जनरेट और रिसीव सेल टैक्स इनवॉइस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग file structure, operational and technical manual, audit trail, control, safekeeping, and information on how the accounting system of the registered person is organized and business intelligence tool to synchronize the information available on the system. The officer of sale tax shall be allowed to obtain any information from the system in any format or for this purpose the registered person shall provide. तो वो कंप्यूटर को डायरेक्ट भी दे सकता है, वो कह भी सकता है कि मुझे चिप पे या अदरवाइज को भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुझे दे दें, तो उस पर भी वो फिर ले जा सकता है। फिजिकल एक्सेस टू सिस्टम एट हिज प्रेमिसेस पे भी जा सकता है, या कह सकता है इंटरेक्ट एक्सेस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉसिबली बाय द रिमोट एक्सेस। Some condition to apply in respect of buyer for receiving electronic invoice. The registered buyer who receive electronic invoice from the registered person shall fulfill the same criteria and condition for storing them as are specified for the supplier in this chapter. In case the buyer wishes to store electronic invoice received from the supplier in a paper-based system, he can do so after obtaining necessary approval from the collector having jurisdiction. Failure to meet the condition for electronic invoicing system. If the registered person has issued and stored invoice electronically but he failed to meet the condition relating to prescribed procedure beside other legal action which may be taken for such failure, he shall be required to issue paper invoice till such time the collector is satisfied that electronic system of the registered person is capable of doing the job. तो वो पेपर वाइज भी उस वक्त तक जब तक नहीं है चल सकती। प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस 2002 अप्लाई। जब आप इस पे काम करेंगे तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जो लॉ की हैं, तो वो सारा इस पे एप्लीकेबल है। ऑल द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस 2002 रिलेटिंग टू रिकग्निशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर और फॉर मैटर एंसिलरी देयरटू शैल अप्लाई। तो वो सारे जितने भी है, रिकॉग्नाइज करना है, ट्रांसफ़र करना है, एनालिसिस करना है, ट्रांसमिट करना है, या आगे फॉरवर्ड करना है, या एनालिसिस करना है, तो वो सारे जो वहाँ टर्म एंड कंडीशंस हैं या लिमिटेशंस हैं या कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी उसी तरह ही इसमें अप्लीकेबल होंगी। ये मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ सर्टन रजिस्टर्ड पर्सन बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स। This the provision of this act shall applicable to the registered person being restaurant, coffee cafes, coffee shop, eateries,
snacks bars and hotel having of such business activity for the purpose of monitoring and tracking of taxable activity by electronic or other means। जितने भी फूड्स हैं या रेस्टोरेंट हैं या होटल्स हैं उन पे ये एप्लीकेबल होगा, उनकी मॉनिटरिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग जो है होगी। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम The registered person specify in rule 150 ZA hereinafter referred to this section as specified registered person shall install such physical electronic device and software as approved by the board available on its website with complete technical instruction for installation, configuration and integration। तो उनका सॉफ्टवेयर जो होगा जो FBR का अप्रूव होगा वो इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इंटीग्रेट और कॉन्फ़िगरेशन और इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन इट मीन होटल रेस्टोरेंट और ये वाले जो हैं ये इनके लिए है, तो वो उनको स्पेसिफाइड जहाँ कहीं स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन का अब नाम यूज़ होगा तो इट मीन वो होटल रेस्टोरेंट्स हैं, तो कैफ़े या बोलें। द रजिस्टर स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन शैल रजिस्टर ऑल हिज ब्रांचेज विद द बोर्ड। ये उसी तरह जैसे रिटेल आउटलेट हैं, ये भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही काम है। तो specified register shall register all its branches with the board computerized system from which they make or intend to make supply and shall also register each point of sale। यहाँ भी POS है उसी तरह ना। तो to activate the integration duly providing following information namely POS registration number, वहाँ भी ऐसे ही होगा। तो name of the business, name of the branch address, POS identification number and registration date। The provision of rule 150 ZDB, ZDC, ZDC shall also apply। वो इंटीग्रेशन वाले इधर भी अप्लाई होंगे। तो रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ सेल, कंपोनेंट, फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल डिवाइस, उसके बाद फंक्शनलिटी ऑफ POS, ट्रांसमिशन ऑफ सेल डाटा टू बोर्ड, प्रिंटिंग एंड कंटेंट ऑफ सेल इनवॉइस इंक्लूडिंग प्रिंट QR कोड, FBR फिजिकल इनवॉइस नंबर, पॉपुलेशन ऑफ transmission data and action C of the return of the relevant month bearing the cost of equipment and integration thereof, display of FBR logo and banner text, recording transmission online sale including those made through social media sites, the accreditation of POS system and reporting of failure of registered person to transfer sale data by the customer। Furthermore, it is also mandatory for the restaurant, bakeries, caterers, sweetmen shop supplying prepared foodstuffs, sweet meats to show price and amount of tax separately on the memo card or memo board displayed in their outlet for the end user। तो ये भी उन्होंने करना है। उसके बाद मॉनिटरिंग रजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन रूल 150 ZA shall provide continuous and full remote as well as on-site access to record document data maintained electronically or otherwise as and when required by the officer of inland having jurisdiction। The board may use the data of electronic invoice for the purpose of all act, ordinance and rule under its jurisdiction। Failure to meet the condition for electronic monitoring system, in case a registered person failed to comply with provision of this chapter, he shall be liable to penal action as provided in this act।